ये मेरा चैनल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हेलो, आई एम विजयपाल, पीएचडी हिस्ट्री। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें मेन पॉइंट्स की हम बात करते हैं। पूरे चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। पहला है, इंट्रोडक्शन के तौर पे है कि इसमें राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। सेकंड पॉइंट है, भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें हमने कुछ छोटे टॉपिक को इंक्लूड किया है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, भारत पर इसका इफ़ेक्ट क्या है, खिलाफत मूवमेंट, रोल्ट एक्ट और असहयोग आंदोलन। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, आंदोलनों के भीतर अलग अलग धाराएं, मीन्स सभी आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन है, इसके अंदर गांव में, शहर में और अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के विचार हैं उनके बारे में। अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, यानी कि 1922 से लेकर के 1930 के बीच में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करनी है। और उसके बाद इस आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है और इसका मेन फीचर्स क्या हैं, और अल्टीमेटली भारत के आज़ादी के लिए इस आंदोलन की क्या अहमियत है। और लास्ट जो पॉइंट है कि भारतीयों में एकता की, यानी कि सामूहिक अपनेपन की फीलिंग कैसे क्रिएट होती है। इन सभी पॉइंट्स पे हमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है। अभी हम चर्चा करते हैं, पहला जो पॉइंट रखा था हमने, भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद शब्द है वो अंग्रेजी के वर्ड नेशनलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। राष्ट्रवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का अर्थ होता है देश या नेशन, और वाद का अर्थ होता है विचार। अर्थात राष्ट्रवाद का अर्थ हुआ राष्ट्र के प्रति विचार या राष्ट्र के प्रति लगाव और प्रेम की भावना। सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देशभक्ति। कुछ पिक्चर्स के द्वारा हम इस विचार को देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पिक्चर है, इसमें तिरंगा झंडा है, भारत माता की पिक्चर है, इंडिया का मैप है। जब भी हम इस तरह की पिक्चर लोगों के सामने रखते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि ये भारत से रिलेटेड है, अपने देश से रिलेटेड है। इस तरह की इमेज हमारे सामने आती है। सेम ऐसे ही एक और पिक्चर है, ये इसमें तिरंगा झंडा है और आज़ादी के जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है, जैसे दांडी मार्च, उसकी एक पिक्चर है। इन सभी के द्वारा एक और पिक्चर को देखते हैं। इन पिक्चर्स के थ्रू या फिर ऊपर जैसे हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि राष्ट्रवाद की जनरल बात करें तो देश के प्रति प्रेम या लगाव कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमने इस चैप्टर में रखना है वो है भारत में राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से देश में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होती है। पहला बड़ा पॉइंट है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के द्वारा भारत में छोटे छोटे राजाओं को ख़त्म करके, उनको हरा करके, उनके राज्य पे अपना कब्जा करके एक राजनीतिक एकता कायम की गई, यानी कि पूरे भारत को मिलाकर के ना एक बना दिया गया। पहले राजाओं में छोटी छोटी अपने अपने राज्य तक सीमित फीलिंग थी और लोगों में भी उसी तरह के विचार थे। बाद में जब पूरे राज्य को जीत लिया गया, देश को जीत लिया गया, तो एक जैसा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, एक जैसी भाषा लागू की गई और पूरे भारत में ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि शोषण है, वो लगभग एक रूप में ही रहा, एक जैसा ही रहा। यातायात और संचार के साधन जैसे रेलवे है, टेलीग्राम है, टेलीग्राफ है, अंग्रेजी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक संगठनों का उदय, 1857 का विद्रोह,
विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, विदेशी क्रांतियां एवं घटनाएं से प्रेरणा। ये कुछ पॉइंट हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाने में, उसको उत्पन्न करने में और लोगों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्रिटिश रूल का लिया गया है कि ब्रिटिश रूल कैसे इंडिया के रूलर्स को ख़त्म करके ना एक यूनिफाइड इंडिया या कंट्री बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि उनका ऐसा कोई विचार नहीं था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की फीलिंग आए। हालांकि अंग्रेज यही चाहते थे कि भारतीय हमेशा उनके गुलाम बने रहें, लेकिन हर चीज़ के एक साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, बड़े लेवल पे हमारे साथ टॉर्चर किया गया। जैसे एक पिक्चर है, इसमें बताया गया कि कैसे इंडियंस के साथ ट्रीट किया गया है। इस तरह की फीलिंग, एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, लगान करके एक मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें भी इस तरह का बताया गया है कि कैसे भारतीयों में अंग्रेज़ों की जो अपने आप को सुपीरियरिटी रखने की बात है वो उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और जैसे टेलीग्राफ हो गया पुराने ज़माने का, ये है कि कैसे इसके द्वारा ये रेलवे वगैरह हो गया है। ये हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, 18वीं-19वीं शताब्दी में आंदोलन चले हैं, जैसे ब्रह्म समाज आंदोलन जो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया आंदोलन, और बाद में 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के द्वारा भी इस तरह के कुछ सुधार आंदोलन चलाए गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, आर्य समाज वगैरह। इन सभी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के द्वारा भी लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है। तीसरा जो पॉइंट है जिस पे हमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, वो है, इसके अंतर्गत हमने कई छोटे छोटे पॉइंट्स को इकट्ठा किया है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है। हमें देखने की कोशिश करनी है कि इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स में या टॉपिक्स में इकट्ठा करके कैसे भारत में राष्ट्रवाद की फीलिंग्स क्रिएट होती है, कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है। इसके साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या क्या इफेक्ट रहता है, सत्याग्रह का विचार क्या है, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो विचार दिया गया था सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा उसको कैसे लागू किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। खिलाफत आंदोलन क्या है, कैसे शुरू किया गया और राष्ट्र के कंप्लीट आंदोलन में इसका क्या भूमिका है, और इसी के साथ एक छोटा पॉइंट और रखेंगे, रोल टैक्ट। इन चारों सब पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक एक करके हम इन सभी के बारे में देखते हैं। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगर इसके कारणों की बात की जाए तो मुख्य रूप से अति राष्ट्रवाद, यानी कि मेरा देश सबसे पावरफुल होना चाहिए, इस तरह की फीलिंग यूरोप के देशों में थी, उसकी वजह से, या उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म, ये दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये युद्ध होता है। पूरा जो यूरोप है वो दो ग्रुपों में बट गया था। एक में मित्र राष्ट्र हैं जिसको अलायंस कंट्रीज कहा गया है, दूसरे ध्रुवीय राष्ट्र है जिसको एक्सिस पावर कहा गया है। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड है, फ्रांस है, यूएसए बाद में आ जाता है, चाइना है, इटली है शुरुआत में, ये सब है, इवन जापान भी इसी ग्रुप में होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और जो ध्रुवीय राष्ट्र हैं इसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और जर्मनी होते हैं। ये दो बड़े ग्रुप होते हैं जिनके बीच में युद्ध होता है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के राष्ट्रवाद में क्या योगदान है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसको देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि सीधे तौर पे भारत इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि उसमें ब्रिटिश का यहाँ पे रूल था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बिना इंडिया की मर्जी जाने युद्ध में शामिल कर लिया था। और उस शामिल होने का भारत पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक रूप से। अगर आर्थिक हालात की बात की जाए तो युद्ध के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसको पूरा करने के लिए सरकार ने लोन और करों में बढ़ोतरी करके उसकी भरपाई करने की कोशिश की। इनकम टैक्स की यहाँ से शुरुआत कर दी गई, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिकों को ज़बरदस्ती इस सेना में भर्ती किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक युद्ध में लगाए जा सकें।
लगातार 2 साल तक फसलें खराब हो गई, जिसकी वजह से भोजन की कमी होगी और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट इन्फ्लुएंजा नामक महामारी के रूप में आता है। और इसका अल्टीमेट इफेक्ट भारत में 12 से 13 मिलियन यानी कि लगभग 12 से 13 करोड़ पॉपुलेशन की कमी आ जाती है 1921 के जनगणना के अनुसार। लोगों को उम्मीद थी कि ये जितनी भी कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों का अंत हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए लोग ब्रिटिश सरकार से काफ़ी नाराज हो जाते हैं। अब युद्ध की कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे ये पिक्चर है, ये ब्रिटिश जो उस समय की फौज थी उसमें भारतीयों के द्वारा जो लोग हैं उनको दिखाया गया है। इसके अलावा ये वॉर में है कि कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है, वॉर के बाद कैसे लोग अपने आप बेरोजगार हो जाते हैं और सड़कों पे लोग आ जाते हैं। इस तरह की पिक्चर्स है और ये उसका इफेक्ट दिखाया गया है कि जब अनाज की कमी आ जाती है तो किस तरह की हालत होती है, ये हमारे सामने है। अगला जो पॉइंट हमें इसमें रखना है वो है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह ये विचार क्या है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य पे आग्रहित होना, यानी कि सच्चाई पे टिके रहना, डटे रहना। यह विचार महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। महात्मा गांधी जी ने लगभग अपने जीवन के 20 साल दक्षिण अफ्रीका में गुजारे हैं और वहाँ पे इस विचार को सफलतापूर्वक प्रयोग करके दिखाया है। सत्याग्रह के लिए अहिंसा बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हिंसा की कोई जगह नहीं है। अहिंसा का विचार सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। और ना केवल विचार रखा गया है बल्कि अपने शुरुआती जो स्थानीय आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 और 18 के बीच चलाए गए हैं, जैसे चंपारण में, बिहार में, खेड़ा और अहमदाबाद, गुजरात में, ये स्थानीय आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं और उनमें सत्याग्रह के विचार को सफलतापूर्वक लागू करके दिखाया गया है। ये कुछ पिक्चर्स हैं महात्मा गांधी जी की जो जन आंदोलनों के बारे में है। उस समय की आप भीड़ को देख के समझ सकते हैं कि कितने लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। ये भी पिक्चर्स है महात्मा गांधी जी की, इसी से रिलेटेड ही। ये भी खेड़ा सत्याग्रह जो शुरुआती आंदोलन है गांधी जी की, उसके बारे में है। अब इस पॉइंट का, इस टॉपिक का जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत जो शब्द है वो खलीफा से लिया गया है। खलीफा जो शब्द है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के सहायक के लिए वर्णित किया जाता है। पैगंबर साहब वो हैं जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की है और खलीफा को उनका सहायक के तौर पे माना जाता है। हालांकि बहुत से खलीफा हुए हैं, लेकिन आखिरी जो खलीफा है वो तुर्की के राजा को माना जाता है। तुर्की का जो शासक है उसको पूरा मुस्लिम साम्राज्य या पूरा मुस्लिम दुनिया अपने धार्मिक नेता के तौर पे लेती है। और तुर्की आप लोग जानते हैं कि जर्मनी के साथ हारने वाले ग्रुप में था और इस तरह की अफवाहें फैली गई थी कि खलीफा के खिलाफ एक कठोर युद्ध संधि थोपी जानी है, जिसमें खलीफा के पद, उसका सम्मान और उसकी शक्तियां हैं ये नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह के जब विचार दुनिया के सामने रखे तो पूरी दुनिया के मुस्लिम लोगों ने, और भारत में चूंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, तो उन्होंने खलीफा के पद और सम्मान को वापस पाने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्योंकि भारत में बड़े लेवल पे मुस्लिम लोग रहते हैं, इसलिए खलीफा का जो समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया है उसके लिए 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसमें युवा पीढ़ी के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, विशेष करके ना अली बंधुओं की, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे जो खिलाफत आंदोलन के एक बड़े नेता के तौर पे हमारे सामने आते हैं। गांधी जी भी चूँकि इस समय का जो घटनाक्रम है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का होना है या रोल एक्ट की घटनाएं हैं और ये अब खिलाफत मूवमेंट है, इन सभी घटनाओं के बैकग्राउंड को देखते हुए गांधी जी भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहते थे, एक ऐसा एक आंदोलन शुरू करना चाहते थे। इसके लिए उनको मुस्लिम्स का साथ जरूरी था, इसलिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को जोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पे गांधी जी के द्वारा की गई थी और दोनों आंदोलनों को आपस में जोड़ दिया गया था। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो खिलाफत मूवमेंट की हैं।
लास्ट जो टॉपिक है हमारे इस पॉइंट का या इस हेडिंग का, वो है रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट जो नाम है वो इसके मुखिया हैं या फिर इससे रिलेटेड है, उसके नाम पे दिया गया है। इस एक्ट को 1919 में केंद्रीय विधानसभा के द्वारा बड़ी जल्दबाजी में पास किया गया था। क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां भारत में बढ़ रही थी और उन गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार को इस तरह का कानून चाहिए था जो उनको असाधारण शक्तियां प्रदान कर सके। क्यों चाहिए? ताकि राजनीतिक बंदियों को 2 साल तक बिना कोई केस चलाए कैद में रखा जा सके। गांधी जी इस काले कानून, इसको काला कानून क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक ऐसा कानून था, ना इसमें कोई अपील कर सकते थे, ना कोई दलील कर सकते थे और ना ही कोई वकील कर सकते थे, इसलिए इसको एक काला कानून बताया गया है। इस आंदोलन के विरुद्ध महात्मा गांधी एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे और जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के द्वारा होनी थी। जब गांधी जी को इस तरह का आह्वान किया गया तो अलग अलग शहरों में रैलियां निकाली गई और रेलवे के वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी, दुकानों को बंद कर दिया गया, संचार और यातायात के जो लाइनें हैं उनको तोड़ फोड़ दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भी इसके खिलाफ हिंसा का व्यापक प्रयोग किया। उदाहरण के लिए 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलवा दी गई। इसके प्रतिक्रिया में लोगों के द्वारा भी हिंसा का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया, जैसे बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए। सरकार ने इसके जवाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब हो गया है कि मिलिट्री रूल लागू हो गया है और लोगों के जो नागरिक अधिकार हैं वो खत्म हो गए हैं और लोग अब किसी प्रकार के 5 लोग या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि किसी प्रकार की रैली वगैरह या जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते। इससे आगे 13 अप्रैल में अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई। इसमें बताया गया कि बैसाखी के दिन मेला लगा हुआ था, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था मार्शल लॉ के बारे में, वो तो केवल मेले में शामिल होने आए थे, जबकि सरकार का कहना था कि हमने पहले अनाउंसमेंट कर रखी थी और लोगों ने जानबूझकर सरकार का आदेश का उल्लंघन किया है, तो इसलिए उनके साथ ऐसा करना कोई गलत नहीं है। खुद बाद में जनरल डायर ने बताया कि वो भारतीयों में डर पैदा करना चाहता था इस तरह के घटना के द्वारा। बाद में जब लोगों को इस तरह की घटनाओं के बारे में भारत के अलग अलग शहरों में पता चला तो दूसरे शहरों में भी बड़े लेवल पे हड़तालें की गई, पुलिस के साथ झड़पें हुई, लोगों की सरकारी भवनों पे हमले किए गए। सरकार ने इसके बदले में लोगों में डर पैदा करने के लिए और लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ अमानवीय अत्याचार किए, जैसे ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर करना, गलियों में चलने के बजाय रेंग कर चलने के लिए लोगों को मजबूर किया गया और अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज हैं सभी को सलाम करने के लिए लोगों को कहा गया। पंजाब में गुजरांवाला में एक जगह है जहां भीड़ पर बॉम्ब गिराए गए। इस बढ़ती हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने रोल्ट एक्ट सत्याग्रह वापस ले लिया गया। ये फर्स्ट पार्ट था जिसकी कुछ पिक्चर्स हैं, ये आपके सामने रखी गई हैं जलियांवाला बाग से रिलेटेड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर 2 हिस्ट्री का। आगे के जो 2 पार्ट में और इसके बाकी हैं वो अगले वीडियो में।